नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैज़ क्रिएटिविटी में। और आज हम अपनी कक्षा के अंदर यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस से लेकर के आए हैं पाठ्यचर्या में भाषा। अब इसके अंदर मैंने एक ही वीडियो के अंदर जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे उन सबको यानी कि 5 टॉपिक में एक ही वीडियो में एक साथ लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। अब इनको छोटे छोटे को अगर हम अलग अलग वीडियो में बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता और हमारा सिलेबस जो है वो काफ़ी पीछे रह जाता, तो हमें सिलेबस जल्दी खत्म भी कराना है। अब हम यहाँ पर इस छोटे छोटे पॉइंट को इस तरह से समझते हैं कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर पाठ्यचर्या में भाषा, हमने ये 5 यहाँ पर टॉपिक लिए हैं। प्रबंधन कौशल के उद्देश्य, दूसरा है मानव संबंध कौशल, तीसरा है जीवन कौशल जो कि 10 बताए गए हैं, चौथा है भावनात्मक कौशल और 5वां है सहानुभूति। इस तरीके से हमने 5 बिंदु जो हैं एक ही वीडियो के अंदर रखे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी पाठ योजना को। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रबंधन कौशल के उद्देश्य। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रबंधन कौशल होता क्या है। प्रबंधन कौशल वो चीज होती है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं। उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कैसे उसको बनाया जाना चाहिए, कैसे सुचारू रूप से चल सके, इस तरह की एक नियमित योजना जो बनाई जाती है उसको प्रबंधन कहा जाता है। अब किस रीति से, किस तकनीकी से उसको सुधार किया गया है या बनाया गया है, तो वो होता है हमारा कौशल। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसके अंदर 3 उद्देश्य बताए हैं। इसके सबसे पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य और तीसरा है सामाजिक उद्देश्य। इसमें संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो है हमारे ये 3 पॉइंट आते हैं, जिसमें आता है पहला है संगठनात्मक उद्देश्य यानी संगठन बनाना। उसका जो उद्देश्य है वो संगठन बनाना कि जीवित रहना, जीवित रहने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के एक इस तरह से एक प्रबंधन करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है कि वहां पर हमें व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखना, क्योंकि हमारी जो मूलभूत रूप से जो 3 आवश्यकताएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे जब तक कि हमारा जीवन है। तो इस चीज को एक व्यवस्थित तरीके से, तौर तरीके से किस तरीके से बनाया जा सकता है। हमें क्या आवश्यकता है, हमें खाना खाना है तो व्यवस्था बनानी पड़ती है, हमें पहनना है तो व्यवस्था बनानी पड़ती है, हमें सांस लेनी होती है तो भी व्यवस्था बनानी पड़ती है, हमें बाहर जाना होता है तो भी व्यवस्था बनानी होती है, घर में आने के बाद हमें व्यवस्था बनानी होती है। यानी विभिन्न प्रकार की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उन सभी को किस तरीके से नियोजित कर सकते हैं। तो वो है कि जीवित रहने के लिए यहाँ पर हमें करना कि व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखना। अगर व्यवसाय नहीं होगा तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत है कि जीवित रहना है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हमें व्यवस्थाएं बनानी होती है जो कि हमारी व्यवसाय से जुड़ी होती है। दूसरा आता है इसमें लाभ। लाभ हमें संगठन के लिए यहाँ पर हर उस चीज के 2 पहलू होते हैं, लाभ है, हानि है। तो वहां पर लाभ किस तरीके से, हानि ना हो इसलिए हमें लाभ की सोचना है। तो लाभ की सोचते हुए हमें वही व्यवस्थाएं बनानी है, वही व्यवस्थाएं कायम रखनी है जिससे कि हमें केवल प्रॉफिट हो। उसी चीज के इंसान सोचता है, हानि की कभी नहीं सोचता। फिर आता है बढ़ोतरी। ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, हम कैसे उसको विकास कर सकते हैं, जो भी हमारी है, यानी हम इंक्रीज किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रखा है। संगठन किस तरीके से होना चाहिए, उस संगठन में हमारी जीविका आती है, जीविका में लाभ होता है, लाभ से हम और ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो संगठनात्मक उद्देश्य का हो गया। दूसरा आता है यहाँ पर व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य के भी यहाँ पर 3 पॉइंट बताए हैं। वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। व्यक्तिगत की जो एक उद्देश्य होता है कि हम किस तरीके से पूर्ति कर सकते हैं, हमारा अपना उद्देश्य जिसमें हो, हमारा अपना लाभ जिसमें हो, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, हमारी जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं जब वो पूरी होंगी तब जाकर के हमारा जीवन भी एक अच्छे रूप से प्रबंधित हो सकता है। फिर देखते हैं सामाजिक आवश्यकता। समाज में रहते हैं, समाज में हमारी एक अहम हिस्सा है, हमारा एक योगदान है, समाज से हमारा एक परिचय है, समाज से ही हमारी पहचान है। तो वहां पर हम समाज की भी आवश्यकताओं को देखेंगे और हमारी आवश्यकताओं को समाज देखेगा। तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत उद्देश्य के आधार से भी सामाजिक आवश्यकता है। और तीसरा जो आता है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत यानी कि स्वयं का विकास किस तरीके से हो सकता है, कौन सी ऐसी
कार्यशैली हो सकती है, कौन सा ऐसा व्यवसाय हो सकता है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरीके से नाम कमा सकता हूँ, किस तरीके से मेरी जीविका सुचारू रूप से चल सकती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक हम देखते हैं तो वो व्यक्तिगत विकास से हो सकती है। मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ, कितना कहते हैं ना आसमान को छूना, एक तरक्की करना, वो कितनी तरक्की कर सकता हूँ, तो वो व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत आता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत हमारा तीसरा आता है। अब देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के भी यहाँ पर 3 बिंदु बताए हैं, जिसके अंदर उत्पादन करना, रोजगार, कर्मचारियों के लिए विद्यालय, शिशु गृह बनाना। सबसे पहले उत्पादन, किसी भी चीज का उत्पादन होना, यानी कि हम कहाँ किस चीज को कैसे शुरुआत करते हैं, उस शुरुआत से हमारा क्या प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से हमारी बढ़ोतरी कितनी होगी, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक उद्देश्य, अब सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है तो समाज में रहते हुए हमें एक ऐसे उत्पादन कार्य, ऐसे कार्य को करना है जिसको कि जो भी कार्य होगा वो एक उत्पादन की श्रेणी में आएगा, कि वहां पर समाज का फायदा होता है, यानी हमारा फायदा है तो समाज का फायदा है, समाज का फायदा है तो हमारा फायदा है। तो वो उत्पादन किस दृष्टि से किया जा रहा है, रोजगार के संबंधी भी हो सकता है, क्योंकि हम घर पर अगर किसी भी रोजगार को शुरुआत करते हैं जैसा कि इसमें बताया है, तो वो रोजगार जो हम घर में भी खोलते हैं उस रोजगार को हम समाज में लेकर के जाएंगे, उससे जो उत्पादन हमने किया है उसको समाज में लेकर के जाएंगे, तब समाज हमें उसका एक पारिश्रमिक देगा, तो वो चीज हमारा समाज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रोजगार भी हमारा एक सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और तीसरा आता है कर्मचारियों के लिए विद्यालय या शिशु गृह बनाना। ये एक इस तरीके से बात रखी गई है, समाज के अंतर्गत ही ये सारी बातें आती हैं कि कर्मचारी यानी कि कोई कार्य करने वाला है तो उसको कर्मचारी के नाम से जाना जाता है। वो कर्मचारी समाज के लिए किस तरीके से कार्य कर रहा है, समाज में ही रह करके अपने दायित्व का पालन भी कर रहा है। अब यहाँ पर हमने कौन से ऐसे कार्य देखे हैं जो कि समाज में रह करके ये किए जा सकते हैं, चाहे वो विद्यालय की उत्पत्ति हो, चाहे वो शिशु गृह की उत्पत्ति हो, चाहे वो अन्य कोई और ऐसा कार्यालय हो जहां पर कि हमें एक पारिश्रमिकता मिलती है, तो वो समाज के अंदर होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, वो सामाजिक संस्थान के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्योंकि वहां पर समाज में योगदान किया जाता है, समाज के माध्यम से हमें उसका पारिश्रमिक मिलता है, जिससे कि हमारी जीविका सुचारू रूप से चलती है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि प्रबंधन कौशल के जो उद्देश्य थे वो 3 है, संगठनात्मक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, और इन तीनों के भी 3 यहाँ पर बताए गए हैं। अब दूसरा देखते हैं मानव संबंध कौशल। मानव संबंध कौशल यानी कि मानव का आपस में संबंध कैसा होता है, उस कौशल को हम किस तरीके से निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पर ये 10 रूप इसके बताए हैं कि पहला है दूसरों के प्रति संवेदना व्यक्त करना। मानव का एक ऐसा व्यवहार होता है, मानवीय व्यवहार जिसको कहा जाता है। 2 तरह के व्यवहार होते हैं, एक मानवीय एक अमानवीय। अमानवीय के अंतर्गत आता है उसमें क्रूरता होती है, एक राक्षसपना होता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि दूसरों के प्रति संवेदना व्यक्त करना। हर व्यक्ति, जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे अन्य जीव भी सांस ले रहा है, जैसे हम भोजन करते हैं वैसे अन्य जीव भी भोजन करता है। जैसे हमें अगर यहाँ पर हम चुकौटी काटते हैं तो वहां पर हमें दर्द होता है, दर्द की अनुभूति होती है, वैसे ही हर जीव को अनुभूति होती है अगर उसको कष्ट पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर कि दूसरों के प्रति जो है वो संवेदना को व्यक्त करना। दूसरा है यहाँ पर लोगों के साथ सही व्यवहार रखना। अगर हम आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे तो वहां पर हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, हमें साथ बनकर के रहना। तो ये मानव संबंध कौशल के विषय के अंदर ये बताया कि सबको साथ मिलकर के रहना चाहिए। अगर घर परिवार में होते हैं और अगर लड़ाई होती है तो फ्रैक्शन आ जाता है और उसकी वजह से जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से समाज में भी अगर हमारे संघर्ष होते रहते हैं तो वहां पर भी हमारा एक विभाजन की स्थिति आ जाती है जो कि विकसित नहीं होने देती, वहां मानसिकता हमारी छोटी हो जाती है। तो मानव है तो मानवीय व्यवहार को ही अपनाना चाहिए जिससे कि और ज्यादा विकसित हो सके। फिर देखते हैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक दूसरों को सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतना बोलते हैं कि किसी और की बात को तो सुनते ही नहीं है। कोई और अगर बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है या कोशिश करता है तो सामने वाला जो बहुत ज्यादा बोलता है वो उसको बोलने की कोशिश ही नहीं करने देता है कि वो क्या बोल रहा है, दूसरों की नहीं सुनता, केवल अपनी अपनी बोलना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय व्यवहार के अंतर्गत, मानवीय कौशल के अंतर्गत ये चीज आती है कि जब हम अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं तो दूसरों को भी हमें मौका देना
देना है ताकि वो भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सके, उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है वो भी बता सके, उसके इमोशंस हैं वो उसको भी सुनना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं हमारी बात को कोई और सुन रहा है, तो ऐसे ही कोई दूसरा है तो उसकी बात को भी हमें सुनना होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर मानव व्यवहार को समझना। हर मानव का व्यवहार अलग अलग तरीके का होता है। हर व्यक्ति के, हर मानव के व्यवहार को समझना होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर जब एक दूसरे के व्यवहार को समझा जाएगा तो वहां पर मतभेद होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मानव व्यवहार को भी समझना होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। हर जीव के प्रति, हर मानव के प्रति सहानुभूति का भाव प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है। अगर मानव जीवन दिया है तो यहाँ पर हमें अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया जाता है, तो उन संवेदनाओं में हमारी एक सहानुभूति होती है। उस सहानुभूति को हमें हर किसी के साथ रखना होता है। हमें यहाँ पर यही चीज बताई है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। अभी मैं आपको एक दुखद घटना के विषय में बताती हूँ जो कल टीवी में आई है, 2 दिन से टीवी में चल रही है, कि किस तरीके से एक हथनी को एक बम के रूप से इस तरह से उसको प्रताड़ित किया। कितना जघन्य ये एक कार्यकृत्य था, जिस नहीं होना चाहिए, यह मानवीय नहीं था, यह क्रूरतापूर्ण ये व्यवहार था। क्योंकि ऐसे जीवों के प्रति तो हमारी एक ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि ये जीव बोल नहीं सकते हैं, ये अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, परंतु उनके अंदर उतनी ही संवेदना, बल्कि मैं तो ये कहूंगी इंसान से ज्यादा संवेदना इनके अंदर होती है। ये केवल एक प्रेम की भाषा समझते हैं, उस भाषा को हमें समझना है, सहानुभूति रखनी है। ये हमसे किसी और चीज की इच्छा नहीं रखते, हमसे केवल ये एक अपनी सहानुभूति की इच्छा रखते हैं। अगर इंसान से हो जाता है तो इनको खाने पीने की चीजें हम दे सकते हैं, तो वो स्नेह पूर्वक दोगे तो वो आपका अपना बनकर के हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हमें रखना है अगर मानव जीवन के अंतर्गत है तो। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों के बीच खुद को सहज रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है, हम हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया, बहुत जगह देखा गया, हमारे घर में कोई मेहमान आया और वहां पर हमारे बच्चे या हम है, तो हम वहां पर बिल्कुल अकेला सा फील करते हैं कि ये कब जाएं, या हम कहीं और जा रहे हैं, 4 लोग आपस में खूब हंस बोल रहे हैं। पहले दिन विद्यालय में, याद कीजिए आप विद्यालय, जब पहले दिन आप किसी भी अपने स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, वहां पर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी आप परिचित नहीं है। तो अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि आप हर जगह अनजान व्यक्ति हैं तो उनके साथ भी सहजता का अनुभव कर सको। तो यही मानवीय एक देखते हैं संबंध कौशल के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं कि सभी को समान समझना। सभी जीव, सभी व्यक्ति, सभी मानव एक समान है, तो सबको समान समझना। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर व्यक्ति जैसे हम है वैसे सामने वाला है, तो वहां पर सबको एक समान समझना चाहिए। फिर आता है गलतफहमियों को समाप्त करना। अगर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा व्यवहार है जो कि जैसे आपस में तकरार होती है, संघर्ष होते हैं, भाई जहाँ 4 बर्तन है वहाँ खटकेंगे जरूर। अगर घर परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में है, तो जैसे जैसे स्तर बनता चला जाता है उसके हिसाब से अगर किसी से मतभेद है, कोई गलत फहमियां उत्पन्न हुई है, तो उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करो। अपनी तरफ से कोई ऐसी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को कोई कष्ट हो। अगर सामने वाला कोई भी अपना व्यवहार अनैतिक रख रहा है या गलत रख रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसकी समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर केवल एक ही सॉल्यूशन है कि उससे फिर बिल्कुल अपना अलग रास्ता बना लो ताकि कोई परेशानी ना हो। फिर आता है इसमें विनम्र तथा व्यवहार कुशल होना। हर व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, कुशल व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जितना घड़े का पानी होता है ठंडा, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, फ्रिज का पानी, घड़े का पानी, दोनों में अंतर होता है। ठंडा दोनों ही करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा तीव्र गति से होगा वो उतनी तीव्र गति से हमें नुकसान भी पहुंचाता है। फ्रिज का पानी हमें नुकसान पहुंचाता है, ठंडा है, शीतल होता है, हमें ठंडक देगा, लेकिन कुछ देर के लिए, थोड़ी देर बाद हमें फिर से प्यास लगेगी। लेकिन घड़े का पानी जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है। फ्रिज की अपेक्षा हल्का सा वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता, परंतु शीतलता घड़े के अंदर है, क्योंकि वो उसी मिट्टी से बना हुआ है जिस मिट्टी से हम बने हैं। तो हमारी फितरत भी मिट्टी की
है और उस घड़े की फितरत भी मिट्टी की है। तो हमें उस चीज को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे जैसा बना हुआ है, तो हम जैसे हैं तो वैसे ही वो भी है। तो हमें विनम्र रह करके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, तो अपने व्यवहार में जो है वो कुशलता लेकर के आनी चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर अंतिम कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए वातावरण बनाना। जब व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में रहने के बाद समस्त क्रियाएं वो समाज में करता है, तो समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए मानवीय व्यवहार के अंतर्गत कि वहां पर अपना सामंजस्य दे सके और वहां से सामंजस्य ले सके। तो एक उचित रूप से जब वातावरण होता है तो वहां पर, इसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जो सब टीवी पर जो आता है गोकुल धाम, हमारी जो सोसाइटी आती है, उसमें एक नाटक जो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके अंदर कितना अच्छा एक वो नाटक है, सीरियल है एक ऐसा, लेकिन मनोरंजन वाला है। तो उसमें एक सीख भी मिलती है कि वहां पर अंतःक्रियाएं ऐसी करो समाज के अंदर जाने के बाद कि वहां पर हम जो है खुशनुमा रहे, एक वातावरण, एक सामंजस्य बना हो। तो ये सारी मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया मानवीय संबंध कौशल। तीसरा हम देखते हैं तो जीवन कौशल। इसके 10 जीवन कौशल बताए गए हैं। 10 जीवन कौशल के अंतर्गत है आत्म जागरूकता। जब तक स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन अपूर्ण माना जाता है। सहानुभूति, सभी के प्रति सहानुभूति रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे मानव जीवन के अंतर्गत आता है और जीवन हमें मिला हुआ है। अंतर व्यक्ति संप्रेषण, कि जब तक हम किसी व्यक्ति से अपने अंदर किसी दूसरे के अंदर के व्यक्ति से संप्रेषण की बातें, आदान प्रदान, विचार, भाव, संवेदनाएं ये व्यक्त नहीं होंगी, तो ये जब तक हमारा जीवन जो है वो अपूर्ण है। फिर आता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन ये होता है कि चिंतन हम करते हैं, आलोचना यानी खुद की कमियों से हमें टकराना है, खुद की कमियों को देखकर हमारी कौन सी ऐसी कमी है, अगर कोई हमें हमारी कमी बता रहा है वहां आक्रामक न होकर के हमें उसमें सुधार करना है, तो वो आलोचनात्मक चिंतन है। हम स्वयं की आलोचना करें, ना कि किसी अन्य व्यक्ति की। फिर है सृजनात्मक चिंता। जितनी भी क्रिएटिविटी होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए एक मनुष्य को अपने जीवन में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्तियों को एब्जॉर्व कर सके, सीख सके। तो वहां पर जितने भी उसकी सृजन शक्ति है उसके अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। निर्णय क्षमता, खुद का निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, खूब कर सकता है, जम करके कर सकता है। तो यहाँ पर उसकी सुनो सबकी, करो अपने मन की, तो वो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर खुद होनी चाहिए। ये विल पावर उसके अंदर खुद की है। फिर देखते हैं समस्या समाधान। एक व्यक्ति जो कहते हैं कि पूरे जीवन भर समस्याओं से ग्रस्त रहता है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर सीखता चला जाता है। उसी अनुभव के आधार पर जब समस्याओं से घिरा था, तो यहाँ पर समस्या का समाधान निकालना भी वो सीख जाता है। जब हम गिरेंगे, गिरने के बाद तुरंत खड़े हो जाएंगे। जब हम किसी समस्या में फंसे होते हैं, सपोज करो हमें किसी बंद कमरे में बंद कर दिया और निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो हम, और हमारा दम घुट रहा है, हम कैसे, तो विभिन्न प्रकार की युक्तियां हमारे दिमाग में आएंगी कि हम किस तरीके से जाएं, और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमारी समस्या का समाधान भी हो सकता है जब हम एक सही रूप से चिंतन करते हैं। फिर देखते हैं प्रभावी संचार। हमारा जो संचार है एक ऐसा प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व जो है उससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हुए बिना न रहे, वो हमसे प्रभावित हो। क्योंकि हमारा जो संचार है, कहने का हो, चलने का हो, बोलने का हो, समझाने का हो, हमारा हर प्रकार का जो व्यवहार होता है वो एक ऐसा प्रभावी होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो हमसे अट्रैक्ट हो। फिर देखते हैं तनाव से मुकाबला। जब समस्याएं हैं तो तनाव होगा, जब तनाव है तो वहां पर व्यक्ति जो है वो चिंता भी करेगा। तो इस तनाव से मुक्ति करना, उससे मुकाबला करो, उससे भागो नहीं। हम जिस समस्या से जितना करते हैं ना, पीट करके भागने की कोशिश करते हैं, तो वो समस्याएं हमारे पीछे 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 आती ही चली जाती हैं। तो हमें आवश्यकता है कि अपनी उन समस्त समस्याओं का सामना करो। देखो तो सही, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से सामना करना चाहिए हमेशा, ताकि हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती जाए। जितनी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी उतने ज्यादा अनुभवशाली होंगे, उतने ज्यादा अनुभवशाली होते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा विकास का रास्ता जो है वो स्वतः ही खुलता चला जाएगा। फिर देखते हैं अंत में कि भावनाओं से मुकाबला। कभी कभी हर व्यक्ति है तो इमोशन उसके अंदर होंगे, परंतु हमें उनको भी मुकाबला करना होता है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के सामने रोना नहीं होता है। वहां पर हमें लगता है कि हम हर किसी के सामने अपनी समस्याओं को व्यक्त करेंगे तो शायद वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। हमारी भावनाओं को समझ लेगा, हमारे मुंह पर हमारी जैसी कह देगा, लेकिन पीठ पीछे ही जाते हुए और वो हमें हंसी का पात्र मानते हुए हमारी हंसी उड़ाता है, हमारा उपहास करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम मजबूत बन सकें। तो ये इसके जीवन कौशल जो बताए हैं वो 10 प्रकार के बताए हैं। अगर इन जीवन कौशल को अपने जीवन के अंदर ढाल लिया तो व्यक्ति एक पूर्ण मानव बन जाता है। फिर इसमें देखते हैं, चौथा हमारा पॉइंट आता है भावनात्मक कौशल। भावनात्मक कौशल के अंतर्गत है हमारा, इसमें 5 पॉइंट बताए हैं। सहनशीलता, व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है आत्मनिर्भरता, जब तक वो स्वयं निर्भर होने की कोशिश नहीं करेगा तो यहाँ पर उसको आत्मनिर्भर होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। फिर है जिम्मेदारी, क्योंकि जीवन है तो जिम्मेदारियां आएंगी, तो जिम्मेदारी उठाने की उसके अंदर क्षमता आना भी अत्यंत आवश्यक है। फिर है बंधन। बंधन एक इस तरह से, हम परिवार के बंधन से बंधे हैं, हम समाज के बंधन से बंधे हैं, हम राष्ट्र के बंधन से बंधे हैं, तो यहाँ पर बंधन है। तो ये सारी चीजें भावनात्मक कौशल के अंदर है, क्योंकि ये जीवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बंधन को भी अगर है तो उस बंधन को हमें निभाना है, परंतु एकदम ऐसे रूढ़िवादिता में होते हुए नहीं, हम उन बंधनों को एक स्वेच्छा से निर्वाह करें और उन एक स्वतंत्र रहते हुए। नाम बंधन है परंतु कर्म हमारे स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। एक जिम्मेदारियां जो होती है परिवार के लिए, हमारे एक बंधन बना हुआ है, तो वहां उन जिम्मेदारियों को निर्वाह हम कैसे करते हैं वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो भावनात्मक कौशल के अंतर्गत है। और आत्म नियंत्रण, जब तक स्वयं के अंदर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम इन इमोशंस के अंदर बंधे रहेंगे, और जितने हमारे इमोशंस बन जाएंगे उतनी ज्यादा फिर हम भी समस्याओं से जकड़े हुए होंगे। तो हमें इन सब चीजों को एक नए रूप से देखना है, इन समस्याओं से हमें खुद निकलना होता है। तो ये हमारे भावनात्मक कौशल आ गए। और अंत में जो 5वां हमारा बिंदु आता है वो आता है सहानुभूति। सहानुभूति के अंतर्गत जैसे अपने आप से जुड़ना, जब तक व्यक्ति स्वयं से नहीं जुड़ेगा तब तक वो सोच ही नहीं सकता कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। अपनी क्षमता को पहचानना, अपने गुणों को पहचानना, अपने गुण से ही हम समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मनुष्य अगर अपने गुणों से परिचित नहीं होता तो वो अंतरिक्ष में नहीं जा सकता था। मनुष्य अपने गुणों से नहीं परिचित होता तो आज जितने भी टेक्निक्स हमारे लाइफ में आई हुई हैं वो कभी हमारे सामने नहीं आ सकती थी। मनुष्य अगर अपने गुणों से नहीं परिचित होता तो वो कुछ भी विकास अपना कर ही नहीं सकता था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, तो आज हम भी बंदर ही होते। तो उस तरह से हमें यहाँ पर कि जब तक स्वयं को नहीं समझेगा मनुष्य तब तक वो विकसित हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा आता है भावात्मक सहानुभूति। हर व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, एक ऐसे भावात्मक तौर पर हमें वहां पर, क्योंकि इंसानी जीवन है, इंसानी जीवन में अगर हमारे अंदर भावनाएं नहीं होंगी और भावनाओं से जुड़ करके हमने किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य जीव के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई तो हमारा मानव जीवन बेकार है, धिक्कार है उस पर। हर जीव, क्योंकि सभी को ईश्वर ने समान नहीं बनाया है। अपने शरीर से एक जैसे हो सकते हैं, दिमाग से एक जैसे हो सकते हैं, नाक कान सबके दिए हैं, इस तरीके से शारीरिक बनावट जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है। लेकिन आर्थिक रूप से देखते हैं तो यहाँ पर वर्ग बने हुए हैं, तो वो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, इस तरीके से 3 वर्ग जो बने हुए हैं, उन तीनों वर्गों में हमें हर किसी के प्रति सहानुभूति रखना अत्यंत आवश्यक है। जहां हमारी कैपेसिटी है हम उतना किसी के लिए कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो, हमें उसके लिए करना चाहिए। फिर है यहाँ पर सेवा भाव उत्पन्न करना। सेवा भाव उत्पन्न कर, जो दीनहीन है उसके प्रति एक सेवा का भाव प्रकट करना। इस लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत चीजें देखी हैं, अनुभूति की है कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग थे जिनको कि हमने देखा कि जो भूख से भी होंगे, प्यासे भी होंगे, जीव विभिन्न प्रकार के जो कि इंसान के ऊपर निर्भर थे। अब वो जीव क्या करें जब इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वहां सेवा भाव के लिए भी बहुत से लोग जैसे बाहर निकल करके आए, अपनी जान पर खेलते हुए दूसरों की उन्होंने सेवाएं की हैं। तो ये एक यहाँ पर सहानुभूति का भाव प्रकट होता है। तो हर मनुष्य के अंदर सेवा भाव होना अत्यंत
आवश्यक है। फिर देखते हैं दूसरों को समझना। जब हमारी बात है, हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे और हम किसी और को नहीं समझ रहे, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। जब जैसी हम फीलिंग्स अपने लिए दूसरों की चाहते हैं कि भाई दूसरा हमें समझे, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी दूसरों की फीलिंग्स को समझें। फिर आता है इसमें दूसरों का विकास। अगर किसी का विकास हो रहा होता है, उस विकास में हम देखते हैं कि वहां पर हमें ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, बल्कि बहुत अच्छा है, होना चाहिए। किस तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम ये होता है कि आज के जमाने में हम ये देखते हैं, ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई भी है कि अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान, दूसरों के सुख से दुखी है। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पड़ोसी के घर में गाड़ी आई है तो मेरे घर में भी आनी चाहिए, ये ईर्ष्या का एक भाव होता है। मेरा घर एक मंजिल है, दूसरे का 2 मंजिल कैसे बन गया, ये ईर्ष्या का भाव है। इस तरह की भाव को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अगर यहाँ पर ये भाव उत्पन्न होगा तो ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या होगी तो द्वेष होगा, द्वेष होगा तो कलेश होगा। ये सारी चीजें होंगी तो इंसान के अंदर मतभेद उत्पन्न होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरों का विकास हो रहा है, अच्छी बात है। आप खुद प्रयास करो अपने विकास के लिए। फिर देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट में है अपने अंदर की भावनाओं और अंतर स्थिति के प्रति जागरूक होना। अपने अंदर की भावना, हमें ये देखना है कि हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं, अंतर स्थिति के प्रति जागरूक, उसके प्रति और ज्यादा गहराई से, अंतर यानी अंदर की गहराई से और ज्यादा उसको जागरूक करना है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो दूसरों के लिए, यानी सहानुभूति है वो दूसरों के लिए, चाहे वो कोई भी जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हमें उसके प्रति एक ऐसी सहानुभूति रखनी है। जब तक अंतर से हम उस चीज को फील नहीं करेंगे, तब तक हम सहानुभूति का गुण उपलब्ध नहीं करा सकते अपने अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सहानुभूति की थी। आज एक ही वीडियो मैंने आपको 5 पॉइंट कराने की कोशिश की है, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मैंने एक साथ 5 पॉइंट कराने की कोशिश की है और आशा करती हूँ आपको ये पसंद भी आई होंगी, समझ में भी आया होगा। क्योंकि अलग अलग कराते तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हमें यानी कि 5 दिन लग जाते, तो 5 दिन को हमने एक ही दिन में यहाँ पर रख दिया है। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और कोशिश करूंगी उसको समझाने के लिए। अगर सही में पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो उनको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।